और चलिए सीधा रुख करते हैं रामलीला मैदान का, जहां नरेंद्र मोदी अब संबोधित कर रहे हैं लोगों को। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और अभी महाराष्ट्र के चुनाव में ज्वलंत विजय प्राप्त करके वहां की जनता के सपनों को साकार करने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को मैं आज दिल्ली की धरती पर अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, लेकिन वहां के गरीबों का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। आज सामान्य मानवी की आशा बने हैं, गरीबों का विश्वास बने हैं। वैसे सामान्य परिवार से आए हुए झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का भी मैं आज दिल्ली की धरती पर अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ही के पड़ोस में हरियाणा की राजनीति को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। परिवारवाद से हरियाणा को मुक्त कराना बड़ा कठिन काम माना जाता था, जहां भारतीय जनता पार्टी को 10 संख्या तक पहुंचना भी कभी मुश्किल रहता था। उस हरियाणा की जनता ने पूरी ताकत के साथ परिवारवाद से मुक्ति दिला करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाया और श्रीमान मनोहर जी खट्टर एक सामान्य परिवार से राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने वाला भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने का दिन रात परिश्रम करने वाला मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हरियाणा को शुभकामनाएं देता हूं। यहां जम्मू कश्मीर के भी भाजपा के नेता आए हैं। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां बैठे हैं। मैं इस सारे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं। इतनी अलगाववादी प्रवृत्तियों के बावजूद भी, भारत विरोधी माहौल बनाने की लखलुट कोशिशों के बावजूद भी सारी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का कोई मौका न छोड़ने वाले लोगों की भरसक मदद होने के बावजूद भी वहां की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया, भारी मतदान किया
कभी विघटनकारियों के कारण जहां 2% मतदान होना मुश्किल होता था, उस राज्य में 65, 70% मतदान होकर के पूरे विश्व को जम्मू कश्मीर की जनता की भारत की लोकतंत्र के प्रति जो आस्था को प्रकट किया है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भी मैं जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये विजय यात्रा क्यों चल पड़ी है? एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी वहां पर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत की अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाकर उनको लोगों के सामने उनसे मुखातिब कराया। मैं एक बार हमारे वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि हमारी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया जी को जितनी जानकारी हैदराबाद की है, जितनी जानकारी विशाखापट्टनम की है, जितनी जानकारी विजयवाड़ा की है, क्योंकि वो आंध्र के हैं, मैं हैरान था। उससे भी ज्यादा जानकारी उनको दिल्ली की हर गली मोहल्ले की है। तो मैंने एक दिन उनको उससे पूछा कि आप तो भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आप दिल्ली में खुब गए हो क्या, वहां खप गए हो क्या? उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी, मैं जब दिल्ली वासियों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, तो मैं हैरान हो जा रहा हूं। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया और आने वाले दिल्ली के जीवन को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते उन्होंने खोल दिए। अगर काम करना चाहते हैं तो काम कैसे किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। क्या बयानबाजी किए बिना उन्हीं के दल के दो नेता मिलकर के समस्या के मूल में जाकर के समस्या का समाधान ऐसा हो कि जिससे हरियाणा के किसानों को अन्याय न हो, दिल्ली की जनता को अन्याय न हो, क्या ऐसे रास्ते नहीं खोजे जा सकते? मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं
कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। भाइयों बहनों, आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे। जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए, उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ये कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई, मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, लाल किले पर, दिल्ली की धरती पर से घोषणा की थी कि हम बैंकों के अंदर गरीबों के खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। बड़ा हड़कंप मच गया था, बैंक वाले भी परेशान थे कि बिना पैसे खाते खोलने के क्या। भाइयों बहनों, हमने फैसला कर लिया, बैंकों ने हमारी बात को माना। बैंक के लोग घर घर गए, जो कभी ऑफिस में मुंडी ऊपर करके देखना नहीं चाहते थे, वो ऐसे देश सेवा में लग गए, घर घर गए
और भाइयों बहनों, जिस देश में 1 करोड़ खाते खुलने में 1 साल लगता था, इसी सरकार के रहते हुए 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोलने का विक्रम कर दिया। जो काम 1 साल लगता था वो 1 सप्ताह में करने लग गए। और भाइयों बहनों, 15 अगस्त के बाद काम शुरू किया और मुझे 26 जनवरी तक 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जनवरी की 10 तारीख आते आते करीब करीब 11 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। और भाइयों बहनों, हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। गरीब दिल का कितना अमीर होता है। हमने तो कहा था कि 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को लगा कि भले मोदी जी ने कहा हो, लेकिन ऐसे थोड़ा किया जाता है। गरीब है तो क्या हुआ, थोड़ी कठिनाई झेल लेंगे, लेकिन 0 बैलेंस से खाता नहीं खोलेंगे। किसी ने 5 रुपया जमा करवाया, किसी ने 100 रुपया जमा करवाया, किसी ने 200 रुपया जमा करवाया। भाइयों बहनों, 0 बैलेंस का निर्णय होने के बाद भी ये गरीब लोगों ने जो खाते खुलवाए हैं, 8,500 करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों में जमा करवाए हैं। भाई, कोई कल्पना कर सकता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर यहां है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार इतना सालों बैठी, भारत सरकार कांग्रेस के कब्जे में रही। दिल्ली जैसे प्रदेश में लाखों की तादाद में गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। मेरे भाइयों बहनों, बैंक अकाउंट नहीं थे। मैंने अभी पूछा कि दिल्ली में कितने बैंक अकाउंट खुले। मैं जानकर के हैरान हूं भाइयों बहनों, करीब करीब 19,50,000 गरीबों के बैंक के खाते खोलने का काम दिल्ली अकेले में हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में इनके नाक के नीचे जो गरीबों के नाम पर वोट मांगते थे, उन्होंने भी गरीबों की परवाह नहीं की थी। करीब करीब 20 लाख परिवार बैंकिंग सेवा से वंचित रखे गए थे। वो काम हमने पूरा कर दिया। और भाइयों बहनों, सिर्फ खाते खोले हैं ऐसा नहीं है। जो गरीब के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो ये काम हुआ है, बैंक में खाता खोलने वाले गरीब को 1 लाख रुपया का अकस्मात का बीमा दे दिया गया है। और बीमे की पॉलिसी का पैसा भारत सरकार चुकता कर रही है, दे रही है। भाइयों बहनों, आज गरीब परिवार में कोई अकस्मात हो गया और अगर उसने बैंक का खाता खुल गया है, तो उसको 1 लाख रुपया मिलने की गारंटी आते ही सरकार ने पूरी कर दी है। भाइयों, मुझे बताइए, ये गरीबों की भलाई का काम है कि नहीं है? भाइयों, ये गरीब को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये रिक्शा वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों को विश्वास देगा कि नहीं देगा? भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, जब मुझे मेरी पार्टी ने नेता के रूप में चुना
और संसद भवन में मेरा भाषण हुआ था, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है और हमारे सारे कदम गरीबों में वो चेतना पैदा करने के हैं, वो ताकत अर्जित करने के हैं, ताकि मेरा गरीब भाई भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए और सरकार और नागरिक मिलकर के गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम करें। भाइयों बहनों, लोग नारे तो बहुत देते हैं और आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति चला करती थी। आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति का दौर चलता था। वो दौर हिंदुस्तान में भी चलता था और वो दौर ऐसा था कि 2-4 अमीरों को गाली देते रहो और कुछ नहीं करना। 2-4 अमीरों को गाली दे दो, गरीबों को भड़काते रहो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहो। अब वक्त बदल चुका है। अब गरीब 2-4 अमीरों को गाली देकर के खुश होने वाला नहीं है। वो तो हिसाब चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या करोगे, इसका हिसाब दो। भाइयों बहनों, बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है। भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली, और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अभी हमारे पीयूष जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। भाइयों बहनों, झूठे वादे करके, भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं होते, उसके लिए ठोस योजनाएं होती है। बिजली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार हम एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। अब तक हिंदुस्तान में इस प्रकार के कोई सोच, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज अगर आपको मोबाइल फोन और कोई सिम कार्ड लेना है और आपको लगता है कि भाई फलानी कंपनी का सिम कार्ड लेते हैं लेकिन उनका टेलीफोन तो महंगा पड़ता है, बिल ज्यादा आता है, तो आप दूसरी कंपनी का टेलीफोन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? जरा बताइए, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आसानी से ले सकते हो ना। और बाजार में पता चले कि भाई ये तो और महंगा है, अभी कोई सस्ता आया है, तो तीसरा भी बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? आराम से बदल सकते हो ना। भाइयों बहनों, जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है,
वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है तो आप ले सकते हैं, व्यवस्था हम करने वाले। एक मोबाइल फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे पहले ये दिल्ली को लाभ मिलने वाला है, और उसके कारण जो बिजली बेचने वाले हैं उनके बीच स्पर्धा होने वाली है। किसी जमाने में मोबाइल टेलीफोन महंगा था, लेकिन जब स्पर्धा आ गई तो कोई कहता मैं 5 में बेचूंगा, तो दूसरा कहने लगा मैं 4 में बेचूंगा। कोई कहता था मैं 4 में बेचूंगा, तो और आ गए मैं 3 में बेचूंगा। बिजली का भी मैं ऐसा ही करके रखूंगा। भाइयों बहनों, हर समस्या के समाधान होते हैं, सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए, और इरादे नेक होते हैं तो भाइयों बहनों समस्या के समाधान भी होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज दिल्ली वासियों से अनुरोध करने आया हूं, सबसे पहले दिल्ली को समस्याओं का समाधान चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे देश में भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सफाई वहां से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए, कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है, और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते हैं, चलता है ना? मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताइए। मेरा एक सपना है, पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? क्या दिल्ली में भी लोगों को फुटपाथ पे गुजारा करने पड़े, अच्छी बात है क्या? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। हर गरीब को अपना घर हो, ये बहुत बड़ा काम मैंने लिया है सर पे। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते तो देश की जनता मुझे नहीं लाती, और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। बड़ा काम है, ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए,
आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना आपका सपना मेरा सपना बनेगा और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। भाइयों बहनों, दिल्ली में बहुत बड़ी जूट की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं हैरान हूं, एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है, झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर कुछ कहना है, जरूरी लगता है, तो मोदी कभी पीठ में छुरा भौंकने वाला इंसान नहीं है। और ये सारा झूठ है, सरासर झूठ है, और आगे भी ऐसे झूठ फैलाया जाए, भरोसा मत करना मेरे भाइयों बहनों, कभी भरोसा मत करना। और इसलिए मैं आज दिल्ली वासियों से आग्रह करने आया हूं कि आप दिल्ली में स्थिर सरकार चुनिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर किया, उनको कभी वो पनपने मत देना भाइयों बहनों। और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना,
ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां, मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनार्की की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाइयों। एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनार्की से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी। और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी। और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। इसी विश्वास के साथ दिल्ली वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 दिन के बाद मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, लोहड़ी का पर्व आ रहा है। मेरी आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।